like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है बैटमैन और ओल्ड एज होम की। गॉथम शहर का मौसम बहुत सर्द और रात बहुत अंधेरी थी, लेकिन बैटमैन अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। एक रात उसे कमिश्नर गॉर्डन की तरफ से कॉल आई कि बैटमैन, हमें एक पुराने ओल्ड एज होम से स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स मिल रही हैं। वहाँ कुछ बूढ़े लोग ओल्ड एज होम से गायब हो रहे हैं। बैटमैन ने बिना वक्त ज़ाया किए ओल्ड एज होम की तरफ रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ रूम्स खाली थे और बूढ़े लोगों की चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी। सब लोग डर और परेशानी में थे। बैटमैन ने वहां के केयर टेकर मिस्टर विलियम से बात की। मिस्टर विलियम ने बताया कि कुछ हफ्तों से ये गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ है और कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। बैटमैन ने फैसला किया कि वो रात को वहां रुकेगा और पता लगाएगा कि आखिर यहां चल क्या रहा है। रात को जब सब सो गए, बैटमैन ने अपने गैजेट रेडी किए और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। थोड़ी ही देर बाद उसे एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। बैटमैन चुपके से उस कमरे की तरफ गया जहां से आवाज़ें आ रही थी। उसने देखा कि स्कैरक्रो, जो कि पहले भी ऐसे गलत काम कर चुका था, वो अपनी जहर से भरी गैस से ओल्ड एज लोगों को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा था। बैटमैन ने फौरन एक्शन लिया और स्कैरक्रो को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच काफ़ी इंटेंस लड़ाई भी हुई, लेकिन आखिरकार बैटमैन ने स्कैरक्रो को हरा दिया और बूढ़े लोगों को वापस ले आया। सब लोग सेफ थे और उनकी जान बच गई। लेकिन बच्चों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब ये कहानी अलग रुख लेने वाली है। बैटमैन ने देखा कि इन बुजुर्ग लोगों को सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। बैटमैन ने केयरटेकर मिस्टर विलियम से कहा कि वो बूढ़े लोगों की फैमिली वालों को कांटेक्ट करें और उनको समझाएं कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। मिस्टर विलियम ने सब बूढ़े लोगों की फैमिलीज़ को बुलाया और बैटमैन ने उन सबको समझाया कि ये बुजुर्ग लोग हमारे दादा दादी नाना नानी हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान की है। अब हमारी बारी है कि हम इनका ख्याल रखें, इन्हें मोहब्बत दें, इन्हें तवज्जो दें जो कि इनकी ज़रूरत है। ये सुनकर सब फैमिलीज़ के मेंबर्स ने वादा किया कि वो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। बुज़ुर्ग लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई और उनको अपनी फैमिलीज़ का प्यार वापस मिल गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हमें बुज़ुर्गों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। उन्हें प्यार, इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बैटमैन ने एक बार फिर गौतम को ना सिर्फ बचाया, बल्कि सबको एक ज़िंदगी का अहम सबक भी सिखाया। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है पापाई की और प्यारे बच्चों की। एक छोटी सी बस्ती में सिड और सुजन नाम के दो बच्चे रहते थे, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ थे। ये दोनों बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते थे और उनसे बदतमीज़ी करते थे। अक्सर उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ कहते तो वो चीख कर जवाब देते थे और बहुत ज़्यादा रूड हो जाते थे। उनके पेरेंट्स का दिल बहुत दुखता था और वो उदास हो जाते थे। एक दिन पापाई उस बस्ती में आया। उसने देखा कि सिड और सुजन अपने पेरेंट्स के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। पापाई ने फैसला किया कि वो इन बच्चों को एक सबक सिखाएगा कि उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए। पापाई ने एक छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट किया और सब बच्चों को उसमें बुलाया। पार्टी में सब बच्चे अपने अपने खिलौने भी लेकर आए। सिड और सुजन भी अपने खिलौने लेकर आए। पार्टी के दौरान पापाई ने देखा कि सिड का एक फेवरेट खिलौना है एक खूबसूरत गाड़ी। पापाई ने बड़ी चालाकी से
उस गाड़ी को ऐसे तोड़ा कि वो दोबारा से जुड़ जाए। उसने ये सब सिड और सुजन को सबक सिखाने के लिए किया था। जब सिड ने देखा कि उसकी गाड़ी टूट गई है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया और रोने लगा। सुजन भी अपने भाई को उदास देखकर दुखी हो गई। पापाई ने उन दोनों को देखा और कहा, सिड, सुजन, देखो, जैसे तुम्हें अपने खिलौनों के टूटने पर दुख हो रहा है, वैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी बदतमीजी और बदसलूकी से दुख पहुंचता है। फिर पापाई ने अपने मजबूत हाथों से सिड की गाड़ी को वापस जोड़ दिया। उसने सिड और सुजन को समझाया, दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार करते हैं और जब तुम उनसे बुरा सलूक या बदतमीजी करते हो तो उनका भी दिल इसी तरह से दुखता है जैसे तुम दोनों का दुखा। सिड और सुजन ने यह सबक बड़े अच्छे से समझा और अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगी। उन्होंने वादा किया कि आइंदा से वो उनकी बात सुनेंगे और उनके साथ इज्जत से पेश आएंगे। उस दिन के बाद सिड और सुजन अपने पेरेंट्स की बात सुनने लगे और उनके साथ प्यार और इज्जत से पेश आने लगे। उनके पेरेंट्स भी खुश हो गए और घर में फिर से खुशी और प्यार का माहौल बन गया। पापाई ने सबको एक ज़रूरी सबक सिखाया जो सिड और सुजन को ज़िंदगी भर याद रहेगा। प्यारे बच्चों, ये कहानी सुनकर हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और उनके साथ इज्जत से पेश आएं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं और हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। हर इंसान के जज्बात होते हैं और हमें दूसरों के जज्बात की कदर करनी चाहिए, खासतौर पर अपने पेरेंट्स की। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है हमारे 4 हीरोज़ की। न्यूयॉर्क के मसरूफ़ शहर में आयरन मैन, जो कि टोनी स्टार्क के नाम से भी जाना जाता है, अपनी हाई टेक लैब में नए गैजेट्स बनाने में मसरूफ़ था। एक दिन सुबह उसे शहर के मेयर की कॉल आई कि सेंट्रल पार्क में एक बड़ा रोबोट, जिसे रोबो रेज कहते हैं, वो अफरा तफरी पैदा कर रहा है और लोगों को डरा रहा है। आयरन मैन ने फौरन अपना सूट पहना और वहाँ के लिए उड़ान भरी। रोबोरेज एक विलन डॉक्टर कॉस कंट्रोल कर रहा था, शहर को काबू में लेना चाहता था। आयरन मैन को पता था कि उसे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। जब आयरन मैन रोबोरेज के करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। रोबोट बहुत ताकतवर था और उसके पास एडवांस वेपन्स भी थे। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद आयरन मैन अकेला रोबोरेज को हरा नहीं सकता था। आयरन मैन अब थक चुका था और रोबोट को हराना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। कुछ ही देर में आयरन मैन के दोस्त मदद के लिए वहां पहुंच गए। कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और ब्लैक विडो भी इस जंग में शामिल हो गए। कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड से अपनी टीम को प्रोटेक्ट किया। स्पाइडरमैन ने अपने जाल से रोबोट को पकड़ने की कोशिश की और ब्लैक विडो ने फुर्ती से रोबोरेज को चक्कर खिला दी। चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया। आयरन मैन रोबोरेज को सामने से डिस्ट्रैक्ट करेगा, जबकि स्पाइडरमैन अपने जाल से उसके पैर बांधेगा ताकि वो हिल ना सके। स्पाइडरमैन और ब्लैक विडो मिलकर रोबोट के वेपन्स को नाकारा बनाएंगे। टीम वर्क और हौसले के साथ उन्होंने रोबोरेज को हरा दिया और डॉक्टर कॉस को पकड़ लिया। न्यूयॉर्क के लोगों ने अपने हीरोज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आयरन मैन को एहसास हुआ कि चाहे वो एक जीनियस इन्वेंटर और पावरफुल हीरो ही क्यों ना हो, वो सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। कभी कभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी होता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि टीम वर्क और कॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम बहुत बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं और बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों,
ये कहानी है हाथी, चूंटी और लोमड़ी की, जिसका नाम है सच्चाई का राज। किसी ज़माने की एक कहानी है जिसमें एक वक्त एक जंगल में हाथी, चूंटी और लोमड़ी रहते थे। हाथी सबका दोस्त था, चूंटी बहुत ही प्यारी सी थी, लेकिन लोमड़ी बहुत ही चालाक और शरारती थी। एक दिन जंगल में एक अनोखा हादसा हुआ। सबके सामान और खजाने चोरी होने लगे। सबने लोमड़ी पर शक किया क्योंकि उसकी चालाकी और शरारतों पर सबको शक था। हाथी और चूंटी ने मिलकर लोमड़ी को ढूंढने का फैसला किया। वो दोनों घने जंगलों और पहाड़ों पर लोमड़ी को ढूंढने के लिए निकल गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा नजर आई और उस गुफा में लोमड़ी को देखा। लोमड़ी खजानों को छुपा रही थी। हाथी और चूंटी ने उनसे कहा, लोमड़ी, तुमने सबका भरोसा तोड़ा है और ये चोरी करना गलत है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे क्या पता, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम दोनों मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? पर हाथी और चूंटी को यकीन नहीं आया। उन्होंने मिलकर लोमड़ी को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी का दिल अंदर से ही काला था। फिर तो बस लोमड़ी की अब खैर नहीं थी। हाथी और चूंटी ने मिलकर लोमड़ी को पकड़ लिया और उसे जंगल के लीडर यानी के शेर के पास ले गए। शेर ने ये सब किस्सा सुना और लोमड़ी को सजा सुनाई। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वादा किया कि कभी दूसरे को धोखा नहीं देगी। पर क्या आप जानते हैं, जब हाथी और चूंटी घर लौटने लगे तब उन्हें एक और नए राज का पता चला। लोमड़ी ने चोरी इसलिए की थी क्योंकि उसने एक और गुफा में असली खजाने छुपाए थे, जो उन्होंने हाथी और चूंटी को दिखाया नहीं था। हाथी और चूंटी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने लोमड़ी को समझाया। लोमड़ी ने भी खुद को सुधारने का फैसला किया और वादा किया कि अब वो कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलेगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी की वजह से लोगों का भरोसा बनता है और उस भरोसे की वजह से हमें अंदर से खुशी मिलती है और धोखा देने से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है बेन 10 की और उसकी एजुकेशन की। एक दफ़ा एक छोटे शहर में छोटा सा प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम बेन 10 था। बेन 10 एक खुश मिजाज और मस्ती भरा बच्चा था जिसे अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा प्यार था। मगर बेन 10 पढ़ाई में काफ़ी वीक था। वो हर रोज़ स्कूल में अपने टीचर से डांट खाता था और उसके इम्तिहान में भी अच्छे मार्क्स और अच्छी पोजीशन नहीं आती थी, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी गिरता जा रहा था और उसे ये लगने लगा था कि वो अब दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। बेन 10 के वालिदैन भी उस पर अक्सर पढ़ाई की वजह से गुस्सा कर देते थे। वो बेन 10 को बार बार कहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे और जितनी मेहनत की ज़रूरत है उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे। बेन 10 काफ़ी मायूस हो चुका था क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका था। एक दिन बेन 10 का स्कूल में एक नया टीचर आया जिसका नाम था इम्मी। इम्मी टीचर बाकी उस्तादों से मुख्तलिफ था। बेन 10 को असल में क्या प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम अब ख़त्म होने का टाइम आ चुका था। इम्मी टीचर को ये बात समझ आई कि बेन 10 खेल खेल में पढ़ाई को अच्छा सीखता है और फैसला किया कि उसे उसके पसंदीदा तरीके से पढ़ाया जाएगा। इम्मी टीचर ने स्कूल में मज़ेदार एक्टिविटीज़ शुरू की। इम्मी टीचर ने किताब को पजल में बदल दिया, साइंस के तजुर्बे को खेल में तब्दील कर दिया और पढ़ाई को कहानियों की दास्तान बना दी ताकि समझने में आसानी हो जाए। बेन 10 को हैरत होने लगी कि सीखने में कितना मज़ा आ सकता है। अब वो स्कूल जाने से नहीं डरता था, बल्कि हर पढ़ाई को एक उम्मीद से पढ़ता था कि उसे इसमें कुछ खेल भी मिलेगा और कुछ अच्छा लेसन भी मिलेगा। बेन 10 ने खेल खेल में सीखना शुरू कर दिया और उसे तालीम में कामयाबी मिलती गई।
उसके मार्क्स, उसके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा बेहतर होने लगे और वो अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करने लगा। इम्मी टीचर उसे हर छोटे काम में अप्रिशिएट करते थे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगा। बेन 10 ने मेहनत की, सवालात किए और कभी भी हार नहीं मानी। उसे अब पढ़ाई में बहुत मज़ा आने लगा। बहुत ही जल्द बेन 10 की कोशिशों का सिला मिलने लगा। वो अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आ गया और उसके वालिदैन और टीचर्स को उस पर फख्र होने लगा। बेन 10 के पेरेंट्स बेन 10 में जो तब्दीली आई उसको हैरत से देखने लगे और इम्मी टीचर का शुक्रिया अदा किया और उनके काम करने के स्टाइल को भी अप्रिशिएट किया। आखिर में बेन 10 ने एक अहम सबक सीखा कि तालीम सिर्फ किताबों को याद करने की बात नहीं है, बल्कि ये पढ़ाई का सफ़र एक नए अंदाज से जीने और इस पढ़ाई को हकीकत में प्रैक्टिकल करने का नाम है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि तालीम एक सफ़र है जो तफरीह, तजुर्बात और मस्ती से गुजारा जा सकता है, लेकिन इस पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करने से हम और ज़्यादा सीख सकते हैं। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है इल्म को सीखने की। एक दफ़ा का जिक्र है एक गांव में जहां हरे भरे पहाड़ियों के दरमियान एक झिलमिलाता सा गांव था। वहां कुछ शौकीन जानवर दोस्त रहते थे। स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, जिसका नाम टैमी था, बनी जिसका नाम बैनी था, लैम जिसका नाम लीला था और टर्टल जिसका नाम टॉमी था, इस गांव में रहते थे। अलग अलग जानवर होने के बावजूद वो सब अच्छे दोस्त थे। एक दिन जब वो मैदान में खेल रहे थे, उन्होंने अपने गांव में एक नया प्यारा सा स्कूल देखा जो कि एक दरख्त के नीचे बना हुआ था। नई चीज़ों को सीखने की उम्मीद से वो स्कूल की तरफ दौड़ते हुए स्कूल पहुंच गए। अंदर उन्होंने आउल, जिसका नाम मिस ओलिविया था, उसे देखा और उनसे मुलाकात की। मिस ओलिविया ने उनको खुश आमदीद करते हुए उन्हें तालीम की दुनिया से वाकिफ़ किया। मिस ओलिविया हर रोज़ उन्हें मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने, लिखने, हिसाब किताब और साइंस वगैरह की तफसीलात सिखाती थी। टैमी को जंगल में मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों के बारे में सीखने का शौक़ था, जबकि बैनी को हिसाब किताब और पज़ल्स हल करने में मज़ा आता था। लीला को मशहूर मुसाफिरों की कहानियों में दिलचस्पी थी और टॉमी को राज को एक्सप्लोर करने का शौक़ था। मगर तालीम सिर्फ किताबों और दर्सगाहों तक मखसूस नहीं होती, बल्कि ये दोस्ती और टीम वर्क होता है। सब दोस्त एक दूसरे को मुश्किल कामों को समझने में मदद करते और सवालात और टेस्ट के दौरान एक दूसरे को हौसला देते थे, लेकिन वो कभी भी चीटिंग नहीं करते थे। उनका तालीम का सफ़र जारी था, तो उन्होंने देखा कि तालीम के ज़रिए हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में सीखा, किताबों के ज़रिए रियासतों को देखा और डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और मुसाफिर बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। एक दिन उन्होंने फ़ैसला किया कि अपनी एजुकेशन यानी कि तालीम को इस्तेमाल करके अपने गांव की मदद की जाए। उन्होंने एक फंड रेज़र का बंदोबस्त किया ताकि किताबें खरीद सकें। माहौल को बचाने के लिए दरख्तों को लगाना शुरू किया और छोटे जानवरों को पढ़ने लिखने का तरीका सिखाया। उनकी कोशिशें बिल्कुल नाकाम नहीं गईं। गांव के लोगों ने उनके काम को सराहा और छोटे जानवर उन सबको रोल मॉडल्स के तौर पर देखते थे। आखिर में इन जानवरों ने ये समझा कि तालीम सिर्फ मालूमात हासिल करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि इन मालूमात को इस्तेमाल करके दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। और ऐसे ही उनका तालीम का सफ़र जारी रहा और उन्हें ये यकीन था कि चाहे ज़िंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए, उनकी दोस्ती हमेशा एक दूसरे के साथ रहेगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि तालीम एक ताकतवर औजार है जो हमें कामयाबी की राह दिखा सकता है। तालीम के ज़रिए ही हम कोई हुनर सीख के दुनिया बदल सकते हैं और दोस्ती के साथ
टीम वर्क का होना जरूरी है। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है माया की, जो कि एक छोटे से गांव में, जो कि पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़ था, एक नौजवान लड़की जिसका नाम माया था वहाँ रहती थी। माया की मेहरबानी और फराग दिली की वजह से वो बहुत मशहूर थी। वो हमेशा उन लोगों की मदद करती थी जो ज़रूरतमंद होते थे, चाहे वो उनके दोस्त हों, ख़ानदान हो या गांव से गुजरते हुए अजनबी हों। एक दिन धूप में चमकती हुई सुबह के वक्त जब माया गांव से गुजर रही थी, एक नदी के करीब खेलते हुए बच्चों का एक झुंड यानी कि ग्रुप देखा। इनमें से एक छोटा लड़का जिसका नाम सैम था, अकेले उदास बैठा हुआ था। माया ने उसे देखा। माया उसके करीब गई और उसने उससे जाकर पूछा कि तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों इतने उदास बैठे हो। सैम ने बताया कि उनकी फैमिली को इस वक्त पैसों की शदीद ज़रूरत है, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना है और वो उसे आने वाले त्यौहार पर नए कपड़े खरीद कर नहीं दे सकते। माया ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसे अब क्या करना है। बगैर किसी तरदीद के, बगैर मना किए हुए माया सैम को अपने घर ले गई और अपने तमाम अशिया तलाश करने लगी, जब तक कि उसे वो खूबसूरत रिवायती लिबास नहीं मिल गया। माया ने सैम से कहा कि तुम ये रिवायती लिबास ले लो और इसे तुम त्यौहार पर पहनना। सैम ने इंतहाई खुश होकर माया को गले लगा लिया, उसकी मेहरबानी का शुक्र अदा किया। हर कोई माया की पैरवी करना चाहता था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, जो कुछ भी उनके पास था उसको उनके दरमियान बांटने लगे और हर जगह खुशी और मुसर्रत फैलाई। त्यौहार का दिन आया और गांव में खुशी, मौसीकी और जश्न से भर गया। सैम फ़ख्र से उस रिवायती लिबास को पहने हुए था जिसे माया ने उसे दिया था, और माया बड़ी ही खुशी से उसको देख रही थी जब वो अपने दोस्तों के साथ नाच खेल रहा था। उसके बाद माया का गांव में बहुत नाम हुआ और माया अपनी दयानतदारी और फराग दिली के साथ दूसरों की इंसानियत को बेहतर बनाने की तरगीब देने के लिए जारी रही। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हम जो छोटी छोटी मोहब्बत दूसरों को देते हैं उसमें बड़ी तासीर हो सकती है। मोहब्बत और रहमदिली फैलाकर हम हर किसी के लिए एक खुशहाल और मवाफिक दुनिया बना सकते हैं। कोशिश करो कि दूसरों के काम आओ। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है मोबाइल फ़ोन की, जिसे हमारे प्यारे बच्चे बहुत इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो चलो चलते हैं इस कहानी की तरफ। बहुत पहले की बात है, एक शोर भरे जंगल में, जो बुलंद दरख्तों के बीच में था, एक जवान लोमड़ी जिसका नाम फिन था, वो रहता था। फिन एक मजाक मस्ती वाला और अपनी दुनिया में रहने वाला जानवर था, जो अपनी नॉलेज को भी खूब एक्सप्लोर करता था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसके घर वालों को परेशान करती थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल फ़ोन पर गुजारता था। जब भी वो सुबह उठता था तो मोबाइल पर चैटिंग पर लग जाता था और रात को देर घंटों तक मोबाइल में लगा रहता था। फिन हमेशा अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहता था, कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, गेम्स खेलते हुए, वीडियोस देखते हुए सारा दिन गुजार देता था। उसके घर वाले, जो उनके बेटे का ज़्यादा स्क्रीन टाइम के असरात के हवाले से फ़िक्रमंद थे, उसके इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन जब भी फिन के पेरेंट्स उसे मोबाइल के हवाले से कुछ कहते थे तो वो अक्सर चिड़चिड़ा और गुस्सा हो जाता था। एक दिन जब फिन अपने मोबाइल की दुनिया में गश्त था, उसे उसके सबसे करीबी और प्यारे दोस्त लियो यानी कि खरगोश की तरफ से एक मैसेज आया कि हम जंगल के करीबी हिस्सों में हाइकिंग करते हैं। अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारने के सोच के फिन ने मजबूरी में अपना फ़ोन एक तरफ रखा और लियो से मिलने चल पड़ा। जंगल में दरख्तों के दरमियान चलते हुए और चिरचिराते परिंदों के साथ फिन को एक सुकून सा एहसास हुआ।
बहुत अरसे के बाद फिन अपने दोस्त के साथ को एंजॉय करते हुए और नेचर की खूबसूरती को महसूस करते हुए अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहा था। जब वो एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे तो लियो ने एक एडवाइस दी कि क्यों ना हम दोनों यहाँ पे पिकनिक करें। फिन ने फौरन से खुशी से मान लिया और दोनों ने एक चादर घसीट की बिछा दी और आपस में कहानियाँ, किस्से और जोक्स शेयर करने लगे और ज़िंदगी की सादगी भरे वक्त के मज़े लेने लगे। फिन काफ़ी अरसे बाद इतना खुश था। जब दोपहर शाम में तब्दील हुई और सूरज ढल गया, फिन को एहसास हुआ कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो देखा उसके फ़ोन की बैटरी तो ख़त्म हो गई थी। पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, लेकिन फिर उसने एक अजीब सी चीज़ महसूस की और वो ये थी कि उसे अपने फ़ोन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई थी। अपने मोबाइल फ़ोन के बगैर फिन ने असल दुनिया से राब्ते और नेचर की खूबसूरती को दोबारा से एंजॉय किया। वो अपने आप को ज़्यादा ज़िंदा और फ्रेश महसूस कर रहा था और इस बात का शुक्रगुजार था कि उसे अपने सेंसेस से दुनिया को महसूस करने का मौका मिला। उस दिन के बाद फिन ने अपनी डिजिटल ज़िंदगी यानी मोबाइल फ़ोन की दुनिया और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के दरमियान एक बैलेंस बरकरार रखने की पूरी कोशिश की। वो अब भी अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था, लेकिन वो इसे अपने हर वक्त की ज़िंदगी पर हावी नहीं होने देता था। इसके बजाय वो आउटडोर एडवेंचर्स, मीनिंगफुल बातें और सुकून के लिए वक्त निकालता था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नई टेक्नोलॉजी को एक वक्त तक इस्तेमाल करें, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को इसके पीछे डूबने ना दें। असल दुनिया का तजर्बा, असल रिश्ते और नेचर की खूबसूरती को अप्रिशिएट करना ही असल खुशी और तसल्ली का ज़रिया है। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक छोटी सी प्यारी सी लड़की जिसका नाम था लिली। एक दिन की बात है कि एक खूबसूरत गांव में जो गहरे जंगल के करीब वाक़ था, वहाँ एक प्यारी सी छोटी सी लड़की जिसका नाम लिली था, वो वहाँ पर रहा करती थी। लिली हमेशा जंगल से दिलचस्पी रखती थी। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं इस जंगल के अंदर जाऊं और वहाँ जाके खेलूं, लेकिन कभी भी उसके अंदर जाने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि गांव वालों की तरफ से बताई गई ऐसी बहुत सी कहानियाँ थी जिसकी वजह से वो डरती थी। एक दिन सुबह के वक्त जब लिली जंगल के करीब खेल रही थी तो उसे एक पत्तों के नीचे छुपा हुआ एक नक्शा नज़र आया। लिली ने उस नक्शे को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता नक्शे को खोला, जिसमें एक रास्ता बताया गया था जो कि उस जादुई जंगल के अंदर लेके जाता था। गांव वालों की होशियारियों को नज़रअंदाज करते हुए लिली ने फैसला किया कि वो जंगल के राज को खोलने के लिए एक सफ़र पे निकलेगी। उस छोटी सी बच्ची ने पीछे मुड़ते हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, अपने दिल की धड़कन के साथ साथ। जब वो जंगल की गहराइयों में सफ़र करती गई तो उसने देखा कि दरख्त बुलंद होते गए और साया बहुत तारीक होता गया, मगर लिली ने अपना सफ़र जारी रखा। इस राज को समझने के लिए लिली उस जंगल के अंदर चलती गई। अचानक से उसे हल्की सी एक आवाज़ सुनाई दी, जिससे लिली बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। थमी हुई सांसों के साथ लिली ने एक तरफ मुड़कर देखा तो खुद को एक होशियार उल्लू के ग्रुप के सामने पाया। उस उल्लू के ग्रुप ने उस बच्ची की मदद करने की पेशकश की। उस उल्लू ने लिली से कहा कि हम मिलकर इस जंगल की खोज करते हैं। लिली और उसके नए दोस्त मजीद जंगल की तरफ बढ़ते गए। बहुत से राजों से पर्दा उठता गया, दूसरे जंगल के जानवरों से मुलाकात होती गई, मगर जैसे ही रात छा गई और जंगल को तारीकी ने घेर लिया तो जंगल को एक धुंध ने लपेटा हुआ था। उस जंगल के दरमियान में एक बहुत ही पुराना दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखें आसमान की तरफ पहुंच रही थी। जब लिली दरख्त की तरफ करीब पहुंची
तो उसने उसकी जड़ों के दरमियान एक छोटा सा पेचीदा तरह से नक्श बना हुआ दरवाज़ा देखा। कपकपाते हुए हाथों से लिली ने दरवाजे को खोला और अंदर चली गई। उसका दिल धड़क रहा था। जो चीज़ उसने अंदर पाई वो उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं थी। एक खुफिया कमरा था जिसमें बहुत सारी दौलतें थी, बहुत सारा सोना और अशरफियाँ थी। मगर जैसे ही लिली उस माल को छूने की कोशिश करती है तो पीछे से एक बहुत ही गरजती हुई आवाज़ आती है। वो उस जंगल के निगहबान यानी कि गार्ड की आवाज़ थी। उसने लिली को लालच के खतरात के बारे में होशियार किया और उसे दौलत को उसके दोबारा से उसी मुकाम पर रखने की तरगीब दी। और जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो दौलत की हिफाजत कर रहा था ताकि कोई भी उसे चुरा ना सके। लिली ने उस बूढ़े आदमी को गांव के लोगों के बारे में सुनी हुई कहानियों के बारे में बताया, लेकिन वो बूढ़ा शख्स इस दौलत की हिफाजत करने वाला था। इस तरह से लिली को जंगल की उस बनी बनाई कहानियों के बारे में पता चला जो कि सच नहीं थी और काफ़ी गांव वालों की तरफ से बनाई गई थी। इस तरह लिली और वो बूढ़ा शख्स दोनों दोस्त बन गए और लिली अपने गांव में वापस गई, जहां उसने सबको इस किस्से के बारे में बताया और दूसरे लोगों की गलतफहमियों को दूर किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है बच्चों कि डर के आगे जीत है। हमेशा अपने डर पर काबू पाओ तो ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you.